बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। कल नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है और तीन अहम तरीन केसेस जो हैं तीन मुख्तलिफ अदालतों में उन पर समाअत होने जा रही है। उन तीनों केसेस का अहवाल आपके सामने रखेंगे। एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और एक सेशन कोर्ट के अंदर है, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट। तो तीनों जो केसेस हैं वो अहम नौइयत के हैं और ये महज इत्तफाक की बात है कि उन तीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस होने जा रहा है कल, गैर मामूली केस है और उसकी गैर मामूली समाअत होगी, इसलिए उसके इंतज़ामात भी गैर मामूली नौइयत के हैं। इंतज़ामात के हवाले से अदालत की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया है कि सिक्योरिटी के जो बेहतर इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ और इसके अलावा जब गैर मामूली केस की समाअत हो तो कमरे अदालत के अंदर सहाफ़ियों को या दीगर लोगों को पासिस के ज़रिए दाखिले की इजाज़त होती है। तो इस समाअत के लिए पासिस जो हैं उनका इजरा होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात की हिदायत भी कर दी गई है। तो कल की जो समाअत होने जा रही है वो है किस चीज़ की? फॉर्म 45-47 वाले मामले की। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और तीनों हलकों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है फॉर्म 47 के मुताबिक वो जीत चुकी है और उनके MNA जो है मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर तारिक फजल हैं, खुर्रम नवाज़ हैं, राजा खुर्रम नवाज़ और इसके अलावा अंजुम अकील खान, ये 3 लोग जो हैं वो जीते हुए हैं। जबकि इनकी जीत को चैलेंज किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 दीगर रहनुमाओं ने, जिसमें अली बुखारी हैं, आमिर मुगल हैं और इसके अलावा शुएब शाहीन हैं। इनका मुकदमा इस वक्त ट्रिब्यूनल के अंदर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ज़ेर समाअत है। वो एक लंबी दास्तान है कि ट्रिब्यूनल जब तश्कील पाया तो 30 मई को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से जो जीते हुए तीनों उम्मीदवार हैं उनसे इस चीज़ का तकाजा किया गया कि वो फॉर्म 45 जो है जमा करवाएँ। जो बाकी लोग हैं उनकी जानिब से फॉर्म 45 जमा करवा दिया गया और उनका मौक़िफ़ या इस्तदा ये है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर कि वो जीत चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जबकि फॉर्म 47 जो कि बाद अज़ां बनता है, जिसको इलेक्शन कमीशन बनाता है, उसको टेम्पर करके इनको जितवाया गया, ये उनका इल्ज़ाम है। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो इसी मामले को सेटल करने के लिए इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। अब 30 मई को अदालत की यानी ट्रिब्यूनल की जानिब से ये जो 3 रहनुमा मैंने आपको बताए नून लीग के, इनसे तकाजा किया गया कि आप फॉर्म 45 जमा करवाएं, लेकिन उनकी जानिब से हीले बहाने इस्तेमाल किए जाते रहे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। फॉर्म 45 उन्होंने जमा नहीं करवाया। फॉर्म 45 तो वो क्या ही जमा करवाते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर इस ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कमाल महारत से उस ट्रिब्यूनल को ही काम से रोक दिया और ये हुक्म सादिर फरमाया कि एक और ट्रिब्यूनल बनेगा जो ये मुकदमा सुनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों ने, इन रहनुमाओं ने, जो कि पटिशनर हैं, शिकायत कुनिंदा हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला उड़ा दिया जिसके तहत उन्होंने इस ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया था। तो लिहाजा जो उसका इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि वो बहाल हो गया ट्रिब्यूनल और अब उसने समाअत के लिए उसको मुकर्रर कर दिया। अब सुबह इसके ऊपर समाअत होने जा रही है, कुछ ही घंटों की बात है। मैंने आपको उसका जो तफसील है वो बता दी। समाअत गैर मामूली नौइयत की है। मुतअद्दिद बार अदालत उनसे तकाजा कर चुकी फॉर्म 45 का, लेकिन जमा नहीं करवाया गया। अब अदालत का हुक्म है यानी कि ट्रिब्यूनल का कि आप जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं और वो इस मुकदमे की समाअत भी कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप अपना फॉर्म 45 और उसके साथ अपना बयान हल्फी, ये जो तीनों लोग हैं वो जमा करवाएं और इसके ऊपर वो कह चुके हैं। अब बयान हल्फी की ज़रूरत क्या है? फॉर्म 45 आपने जमा करवाया, मैं ये जमा करवा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट है जी। अब इसको मुसद्दिका बनाने के लिए मुझे इसके साथ फॉर्म जो आपको यानी बयान हल्फी जिसको एफिडेविट कहा जाता है वो भी जमा करवाएंगे। इससे होता क्या है? इससे होता यह है आप जब बयान हल्फी जमा करवाते हैं तो वो मामला लीगल हो जाता है। आप ये ऑन ओथ कह रहे हैं कि वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वो दुरुस्त हैं और अगर उनके अंदर कोई टेम्परिंग पाई गई तो फिर उसकी सज़ा जो होगी वो मुझे मिलेगी, मैं उसका हकदार हूँ। तो अब अदालत की जानिब से या ट्रिब्यूनल कह लें उसको, उसकी जानिब से न सिर्फ फॉर्म 45 बल्कि उसके साथ बयान हल्फी भी तलब किया गया है। अब कल इन तीनों लोगों को तलब किया गया है और जो 3 पटिशनर्स हैं वो भी वहाँ पेश होंगे। वो तो मुसलसल पेश हो रहे हैं। शुएब शाहीन साहब से मुतअद्दिद बार गुफ्तगू हुई और वो तो ये कह रहे हैं 100% गारंटी के साथ कि मैं जीता हुआ हूँ और बाकी दोनों लोग जो हैं हमारे वो भी जीते हुए हैं। इनको फॉर्म 47 में टेम्परिंग करके जितवाया गया। मैंने आपको बता दिया फॉर्म 45 जो होता है वो आपको मिलता है आपके पोलिंग स्टेशन से। फ़र्ज़ कीजिए एक हल्के के 200 पोलिंग स्टेशन हैं तो आपके पास 200 फॉर्म 45 होंगे। आपको हर पोलिंग स्टेशन से जो नतीजा ऑफिशियल मिलता है वो फॉर्म 45 कहलाता है और जो जो कंटेस्टेंट होंगे वो उन सबको एक ही नतीजा मिलेगा फॉर्म 45 के ऊपर। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनका ये कहना है कि उनका फॉर्म 45 और शुएब शाहीन का फॉर्म 45 जो है, क्योंकि ये एक ही हल्के से इलेक्शन लड़े, वो मुताबिकत रखता है, वो एक जैसा है।
अब इस वक्त जो जीते हुए लोग हैं वो चूंकि जमा नहीं करवा रहे, और जब तक वो उसको जमा नहीं करवाएंगे उस वक्त तक ये तयन कैसे होगा कि इनकी जीत दुरुस्त है या इनकी जीत गलत है, या जो कंप्लेन लेकर आए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर उनकी कंप्लेन दुरुस्त है या वो गलत है। वो तो तभी होगा जब जीतने वालों के फॉर्म 45 भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इन्होंने ताखीरी हरबे सारे इस्तेमाल कर लिए। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है वो भी करके देख लिया, ऑर्डिनेंस भी लिया है। पंजाब की सूरत हाल मैंने कल भी गुजारिश की, उन सारों को ही उड़ा दिया गया, यानी वहाँ के ट्रिब्यूनल जो हैं अमलन इस वक्त वहाँ पे कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद नहीं है पंजाब के अंदर। और ये फॉर्म 45 वाला मामला इस्लामाबाद का, मैं आपको इसके ऊपर एक गुजारिश ज़रूर कर दूँ, ये आपका जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो मामला है, और जिस तरीके से जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जीतने वालों की जानिब से, वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल पूरी ही काली है। अगर उनको इतना खौफ ना होता तो यानी प्रीमा फेशाए आपको यही नज़र आ रहा है, जब आप ये कहते हैं कि आप जीते हुए हैं, अदालत कह रही है फॉर्म 45 दे दें ताकि फैसला हो जाए, लेकिन आप फॉर्म 45 देने की बजाय आप जाके ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर देते हैं। फिर आपको सुबकी का सामना हुआ जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो गया। अब आपको अदालत ने दोबारा तलब कर लिया है कि भाई आप ये जमा करवाएं, और आपको जमा करवाने पड़ेंगे हर सूरत। बल्कि एक समाअत के दौरान अदालत ये भी करार दे चुकी है कि अगर इनकी जानिब से मजीद ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए तो इनकी कौमी असम्बली की जो रुकनीत है उसको भी मुअत्तल किया जा सकता है तावक्ते के, जब तक इसका फैसला ना हो जाए अदालत के अंदर। तो फिर अमलन वो नेशनल असम्बली से फारिग हो जाएंगे, यानी मुअत्तल हो जाएंगे बतौर MNA, और फिर जब उसका फैसला होगा उसके बाद ये डिसाइड होगा आया वो MNA रह सकते हैं या नहीं रहेंगे, ये फैसला बाद में होगा। तो अदालत ये कह चुकी है उनको, अब देखना ये होगा कि कल ये क्या करते हैं। और मैं ये भी गुजारिश कर दूं, मैंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा फॉर्म 45-47 वाले मामले ब्रॉडर सेंस में अगर आप देखें, जिसको धांधली कहा जा रहा है, तो अगर तो ये 3 हल्के ये नून लीग नहीं बचा पाती तो फिर आप समझ जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका वैसे भी यानी उनको इनकी नाक में दम किया हुआ है। लेकिन अगर ये फैसला आ गया ट्रिब्यूनल का और फिर ये हार गए तो फिर इसके बाद जो उनकी कैंपेन को मोमेंटम मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल वो हुकूमत इसको टैकल कर सकेगी। फिर पंजाब का मामला आप देख लें, यानी मशकूक तो बना दिया जब आपने ट्रिब्यूनल को ही उड़ा दिया, ठीक है, वो अदालत की जानिब से, मौजूद अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया। इलेक्शन कमीशन ने जाके चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो ट्रिब्यूनल तश्कील देने का था पंजाब में, और जो लाहौर हाई कोर्ट का था मजीद ट्रिब्यूनल यानी उसको तश्कील देने का फैसला, दोनों को मुअत्तल कर दिया था, जिसका नतीजा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वहाँ के 8 के 8 ट्रिब्यूनल ख़त्म हो गए और वो असर 9 बनेंगे। फिर आपने इसी फॉर्म 45-47 के चक्कर में एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया, फिर उसके बाद आप तरमीम भी लेके आ गए हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर। सो ये सारी एफर्ट्स जो हो रही हैं, वो ट्रिब्यूनल की हो, वो ऑर्डिनेंस की हो, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हो, वो सब की सब फॉर्म 45-47 वाले मामले को दबाने की कोशिशें हैं, लेकिन वो दब नहीं रहा। अब अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल या परसों या 2-4 दिन बाद इसका फैसला आ जाता है, और अगर वो नून लीग के हक में ना आया, जो कि अब तो वो जीते हुए हैं, उसके बाद अल अमान अल हफीज़ वाली बात होगी हुकूमत के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके नाक में दम तो किया हुआ है, फिर इनका जीना भी महाल कर देंगे वो, क्योंकि उनको एक जिसको कहते हैं ना एनर्जी मिल जाएगी कि उनके मौक़िफ़ की जीत हो गई, जो वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 से बने हुए हैं। और ट्रिब्यूनल से अगर आ गया फैसला कि वाकई ये तो फॉर्म 47 से बने थे, 45 तो कुछ और कह रहा है, तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम होने जा रहा है। और ये धांधली का मामला जो होगा ब्रॉडर सेंस में, फिर ये और खुल के सामने आ जाएगा अगर इस्लामाबाद वाले 3 हल्के इनके ना बचे। और अगर ये बच गए तो पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ठीक है, आगे फोरम्स होते हैं ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने के, वो यानी जीतने वालों के पास भी होंगे, हारने वालों के पास भी होंगे, लेकिन जो इब्तदाई फैसला होगा उसकी अपनी जगह अहमियत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और जो जीते हुए हैं उनके लिए भी। जो भी नतीजा आएगा इसके ऊपर आपको ज़रूर आगाह करेंगे, कल की समाअत का अहवाल ज़रूर आपके सामने रखेंगे। गैर मामूली समाअत है और गैर मामूली केस है, देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, इसके ऊपर कल ज़रूर बात करेंगे। दूसरा अहम तरीन मुकदमा सेशन अदालत के अंदर है। जस्टिस अफजल मजोका साहब जो हैं, जो कि इद्दत केस की समाअत कर रहे हैं, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपने फैसले के ज़रिए पाबंद किया गया। 2 दरख्वास्तें उनके सामने थी। इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, जिस पर फैसला हो चुका, उनको पाबंद किया गया था 10 दिन के अंदर आप इनकी दरख्वास्तों के ऊपर फैसला करें, और 10 दिन के अंदर ही उसका फैसला हो गया। और उनकी सज़ा मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लिहाजा इमरान खान साहब ताहाल वो इस मुकदमे के अंदर इद्दत वाले बुशरा बीबी और इमरान खान साहब भी सज़ा याफ्ता हैं और वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई में एक ही मुकदमा रुकावट है, और वो ये इद्दत वाला है। तो अब कल इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। अदालत ने इसमें भी उनको पाबंद किया हुआ है, और मौजूद जज साहब कह चुके हैं कि 12 जुलाई इज़ द डेड लाइन, जो अदालत की जानिब से दी गई 1 महीने का वक्त है। अब ये कौन सी अपील है उनकी? ये अपील है जो फैसला आया था सज़ा का
यानी उस सज़ा के ख़िलाफ़ इनकी ये अपील है कि इसको, यानी उनका ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का कि उनको जो सज़ा दी गई वो गलत है, उसको कल अदम करार दिया जाए। अगर तो उनकी सज़ा ही कल अदम हो जाती है तो फिर रिहाई के लिए फ़िलहाल एज़ ऑफ नाउ कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के कमोबेश तीन जो है वो केसेस वो तो चल रहे हैं इस वक्त, तो वो हुकूमत हो सकता है फिर उसमें अगर ज़रूरत महसूस हुई तो गिरफ्तारी डाल देंगे, क्योंकि बुशरा ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब वाला मामला है वो आपके सामने है। हमने उस वक्त गुजारिश की थी कि साइफर का फैसला आने से कबल 2 दिन कबल या 3 दिन कबल उनकी 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई, उनका जुडिशल रिमांड ले लिया गया। बावजूद इसके कि साइफर में उनकी रिहाई हो चुकी है, लेकिन वो रिहा नहीं हो सके, जेल से बाहर कदम नहीं रख सके, क्योंकि दीगर मुकदमात में 8 मुकदमात थे 9 मई के लाहौर के, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसी तरह इमरान खान साहब के भी मुकदमात मौजूद हैं, FIRs मौजूद हैं, क्योंकि 200 मुकदमात का आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर 200 FIRs जो हैं वो काटी गई हैं। तो गिरफ्तारी डालना तो हुकूमत के लिए इस वक्त कोई काम नहीं है। लेकिन जो इस वक्त की हम बात करें तो एक ही मुकदमा है जिसमें वो सज़ा याफ्ता हैं और वो सज़ा काट रहे हैं, बाकी मुअत्तल हो चुकी हैं। इद्दत केस का फैसला बाय फ्राइडे ये जज साहब को करना है और वो इसका अनाउंस कर चुके हैं। वो फ्राइडे से पहले भी आ सकता है और वो फ्राइडे तक तो डेडलाइन है ना। तो ये इमरान खान साहब का जो इस वाला मामला है उसका फैसला तो होने जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इसमें जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ, वो ये होगा कि बुशरा बीबी की अगर सज़ा ये ख़त्म होती है तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी का और तो कोई केस नहीं है, उनकी रिहाई जो है वो शायद मुमकिन हो जाएगी अगर हुकूमत को कोई मतलूब ना हुई उनकी यानी कि गिरफ्तारी, तो फिर मेरा ख्याल है उनकी भी रिहाई का इम्कान पैदा हो जाएगा। ये एक और मुकदमा है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखते हैं कल इसके ऊपर मामला क्या बढ़ता है, आपको आगाह करेंगे। और तीसरा मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आपको गुजारिश की, वो भी इंतहाई अहम नौइयत का है, उसमें सेंसिटिविटी का मामला है, हसास मुकदमा है। हसास मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, वो है सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, वो वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। मैं अगर आपको उसका रीकैप दे दूँ, रीकैप उसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ग़ालिबन 5 रुकनी बेंच था और उसकी जानिब से ये फ़ैसला दिया गया था, उस फैसले के मुताबिक ये मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियंस का नहीं हो सकता। वो उसको जनाब अदालत ने दे दिया, उसके ऊपर चैलेंज हुआ, वो फिर एक और बेंच बना, जस्टिस सरदार तारिक महमूद साहब थे उसमें, उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस लगा दी। अब कंडीशंस क्या लगाई, यानी स्टे एक किस्म का दे दिया। जो पिछला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह कहा गया था, जिसने कल अदम करार दे दिया था मिलिट्री ट्रायल को कि आप सिविलियंस का फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चला सकते, ये अदालत का हुक्म था, अदालत का फैसला था, वो हो गया और उसको फिर चैलेंज किया गया तो वो उड़ा दिया गया। जस्टिस तारिक साहब जो थे, सरदार तारिक महमूद, उनके यानी बेंच ने जब वो उड़ा दिया, लेकिन 7 कंडीशन लगा दी और कहा यह गया कि आप मुकदमात का सिलसिला जो है उसको जारी रखें, लेकिन उसका हतमी नतीजा ना दें, यानी उसका फैसला ना सुनाएं। ये अदालत की जानिब से पाबंद कर दिया गया, यानी एक किस्म का स्टे मिल गया। मुकदमे की इजाज़त है लेकिन फैसला आप नहीं सुना सकते। अब उसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आदात व शुमार रखे गए थे अटर्नी जनरल साहब की जानिब से, वो थे 104 जो मुल्ज़मान थे उनका वहाँ पे यानी बताया गया कि 104 मुल्ज़मान की तादाद है जिनका वहाँ मिलिट्री ट्रायल में चल रहा है। तो आप मुझे याद है ईद उल फितर से कबल अदालत की जानिब से समाअत पे कहा गया था कि कोई ऐसे मुल्ज़मान भी हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई मुमकिन हो, तो फिर अटर्नी जनरल की जानिब से उनको बताया गया था कि 20 ऐसे लोग हैं जो तकरीबन जिनकी सज़ा 1 साल से कम थी या 1 साल के करीब थी, उसका कम व बेश हिस्सा वो काट चुके हैं, तो वो उनकी ईद से कबल रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो फिर अदालत के हुक्म पर जो बची हुई था उनका, यानी अगर 1 साल की सज़ा थी, फ़र्ज़ करें किसी ने 10 महीने काट ली या 11 महीने काट ली, तो बाकी जो थी वो ख़त्म कर दी गई और वो ख़त्म करने के बाद उनकी रिहाई तो मुमकिन हो गई। तो बाकी जो नंबर बच गया इस वक्त वो है 84, और ये 84 लोग जो हैं वो ख़ानदानों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी का बेटा होगा, बेटी होगी, बहन होगी, बाप होगा, जो भी है, वो 84 लोग जो हैं वो इस वक्त मुंतज़िर हैं उनके ख़ानदान के जो भी फ़ैसला हो, मुकदमात को आगे चलाएँ, उनका फ़ैसला करें, ताकि अगर सज़ा होती है तो वो अगले फोरम पे जाएं, उसको चैलेंज करें, या कानून का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कम से कम ये जो क्वेश्चन मार्क है इससे उनकी जान छूटे, और वो जो अंदर जो इस वक्त सज़ाएँ काट रहे हैं उनके लिए भी कोई सुख का सांस पैदा हो। यानी एक जगह आके रुक गया मामला तो ये उनकी फैमिलीज़ के लिए बड़ा तकलीफ देह है। डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो है ही जो सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन उनके ख़ानदान भी इससे बड़ी शदीद तकलीफ से गुजर रहे हैं, खैफ से गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर इस इंसानी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसमें 84 ख़ानदान जुड़े हुए हैं,
इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फैसला देगी जो उन सब के लिए कोई खैर की खबर साबित हो सके। बहरहाल ये आज की कुछ गुजारिशात थी, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।